ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड चेनियन को देखते हैं। वो एक कार्टूनिस्ट है और रोमांटिक कॉमिक्स लिखती है, लेकिन उसकी कॉमिक्स में हमेशा रोमांस की कमी होती है क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी में रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो एक कुर्सी पर बैठकर काम कर रही होती है, लेकिन अचानक से गिर जाती है और थकान की वजह से वहीं पर सो जाती है। उधर हम चेनियन के ऑफिस के लोगों को एक मीटिंग में देखते हैं जहां वे उसकी कॉमिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उसकी कहानियों में बिल्कुल भी रोमांस नहीं है। वहां की एग्जीक्यूटिव एडिटर जो शिन है, वो चेनियन का बचाव करते हुए कहती है कि वो अभी बहुत छोटी है। तभी एक दूसरी लड़की कहती है कि अगर वो ऐसे ही काम करती रही तो बहुत जल्द कंपनी से निकाल दी जाएगी। जो शिन फिर चेनियन से बात करने जाती है और उससे कहती है कि अगर उसने जल्दी ही कोई अच्छी कॉमिक नहीं लिखी तो उसकी नौकरी जा सकती है। ये सुनकर चेनियन कहती है कि वो बहुत जल्द एक अच्छी कॉमिक लिखेगी जिसमें बहुत सारे एक्शन सीन होंगे। जो शिन ये सुनकर कहती है कि ये रोमांस कम और रेसलिंग ज्यादा लग रहा है। तब चेनियन उससे पूछती है कि जब कोई आपको पसंद करता है तो कैसा महसूस होता है। जो शिन उसे समझाती है कि जब कोई प्यार में होता है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है और दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ये सुनकर चेनियन कहती है कि दिल कैसे दौड़ सकता है। उसकी ये बात सुनकर हमें समझ आता है कि वो रोमांस के मामले में कितनी अनजान है। थोड़ा परेशान होकर जो शिन उसे रोमांटिक किताबों का एक बड़ा ढेर देती है और कहती है कि इन्हें पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि रोमांस कैसा होता है, और कल शाम तक एक नए रोमांटिक नॉवेल का ड्राफ्ट तैयार करके मुझे देना। अगले सीन में हम चेनियन को एक बेंच पर बैठे देखते हैं। वो अपनी अगली कॉमिक के लिए कोई आइडिया सोच रही होती है। तभी वहाँ एक सुनहरे रंग का कुत्ता आ जाता है। वो उसे अपने स्नैक्स दे देती है और उसे देखते हुए कहती है, तुम अपने मालिक को ढूंढ रहे होगे, आओ मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करती हूँ। तभी कुत्ते के कॉलर में लगे अलार्म की आवाज आती है और वो अचानक भागने लगता है। चेनियन भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उसी समय हम देखते हैं कि कोई उस कुत्ते की लोकेशन ट्रेस कर रहा है। कुत्ता दौड़ते दौड़ते उस व्यक्ति के पास जाकर रुक जाता है और भौंकने लगता है। वो व्यक्ति मुड़कर देखता है और पता चलता है कि वो मेल लीड जी है, जो एक ठंडे और घमंडी स्वभाव का प्रोफेसर है। जब चेनियन उसे देखती है तो बस उसे घूरती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम होता है। जी उससे कहता है, मुझे माफ कीजिए, मेरे कुत्ते ने आपको परेशान किया। तभी कुत्ता एक तितली देखता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुत्ते की रस्सी जी के हाथ में होती है। जब कुत्ता जोर से भागता है तो जी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे चेनियन के ऊपर गिर जाता है। वो तुरंत कहता है, मुझे माफ कीजिए। चेनियन कहती है, कोई बात नहीं, ये एक हादसा था। तभी कुत्ता जी की पीठ पर चढ़ जाता है और उसी वजह से दोनों के बीच अचानक से किस हो जाता है। जी तुरंत उठकर उससे बार बार माफी मांगने लगता है, लेकिन चेनियन अभी भी जमीन पर लेटी हुई सोच रही होती है, मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है। जब वो उठती है तो उसकी पीठ से स्नैक्स गिर जाते हैं जिन्हें कुत्ता खा लेता है। जी कहता है, मैं इसके पैसे दे दूंगा। चेनियन कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी चेनियन के पास जो का फोन आता है। वो उससे कहती है, ड्राफ्ट जमा करने की डेडलाइन कल नहीं बल्कि आज है, इसलिए जल्दी ऑफिस आ जाओ। ये सुनकर चेनियन जी से कहती है, कृपया क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं, मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना होगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तब तक क्या आप यही मेरा इंतजार कर सकते हैं। जी कुछ कह पाता उससे पहले ही चेनियन वहां से भाग जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो जो शिन उससे पूछती है, क्या तुमने काम शुरू कर दिया। चेनियन कहती है, नहीं, लेकिन मुझे अपनी अगली कॉमिक का एक आइडिया मिल गया है जो अभी मेरे दिमाग में है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपना ड्राफ्ट बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो चेनियन की बात मानकर उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक फोन आता है और उसे वहां से जाना पड़ता है। वो एक कागज पर अपना नाम और नंबर लिखकर बेंच पर रख देता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो कागज हवा में उड़ जाता है। उधर चेनियन बहुत जल्दी एक नया ड्राफ्ट तैयार कर लेती है। उसने उसी घटना को अपनी कॉमिक में बना दिया होता है जो अभी अभी उसके साथ हुई थी। ये देखकर जो शिन भी हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम्हारे साथ अचानक क्या हो गया, तुमने अपना स्टाइल इतनी जल्दी कैसे बदल लिया। ये सुनकर चेनियन शर्माते हुए कहती है, आपने जो कहा था कि प्यार में दिल तेज धड़कता है, मैंने अभी अभी वो महसूस किया है। जो शिन पूछती है, क्या इसका मतलब है कि जो कुछ तुमने इस ड्राफ्ट में दिखाया है वो सच में तुम्हारे साथ हुआ है। इस पर चेनियन हाँ कह देती है। ये सुनकर जो शिन बहुत खुश हो जाती है और वो इस ड्राफ्ट को पब्लिश करने का फैसला कर लेती है। फिर वो चेनियन से कहती है कि तुम्हें उस लड़के से फिर से मिलना होगा। ये सुनकर चेनियन को याद आता है कि उसने जी से बेंच पर इंतजार करने के लिए कहा था, इसलिए वो तुरंत वहां से भागती है, लेकिन तब तक जी जा चुका होता है। वो वापस आकर जो शिन को सब कुछ बता देती है। तब जो शिन कहती है कि तुम्हें उस लड़के को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। इसके बाद हम जी को देखते हैं जो अपने दोस्त शियाओ जुई से मिलने आता है। शियाओ जुई
उससे कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स तय कर दी है, इसलिए अब उनके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जी शादी नहीं करना चाहता। शियाओ जुई उसे समझाता है, तुम्हारे दादाजी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुम किसी लड़की के करीब कब आए थे? जी कहता है, हाँ, आज दोपहर ही, और हम दोनों ने किस भी किया था। ये सुनकर शियाओ जुई पूछता है, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? जी कहता है, मुझे प्यार व्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है। उधर चेनियन को जी को ढूंढने का एक आइडिया आता है। वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है, मेरा सुनहरे रंग का कुत्ता कहीं खो गया है, उसके साथ एक बहुत हैंडसम लड़का था, अगर किसी को वे कहीं भी दिखें तो मुझे जरूर बताएं, जानकारी देने वाले को इनाम भी मिलेगा। पोस्ट करने के बाद चेनियन सो जाती है। जब वो अगली सुबह उठती है तो किसी ने उसके पोस्ट पर जवाब दिया होता है कि उस कुत्ते और उस लड़के को जंक्शन यूनिवर्सिटी में देखा गया है। ये सुनकर चेनियन उस यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो चुपके चुपके किसी की फोटो ले रही होती है। चेनियन उससे पूछती है, क्या आपने एक हैंडसम लड़के को गोल्डन रंग के कुत्ते के साथ देखा है? वो लड़की पूछती है, तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? असल में उस लड़की को समझ आ चुका था कि चेनियन प्रोफेसर जी के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो जानना चाहती थी कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। चेनियन भी सीधे सीधे कह देती है, हम दोनों ने किस किया था। ये सुनकर वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है। तभी वो देखती है कि गार्ड उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर चेनियन के बैग में डाल देती है और उससे कहती है, जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रही हो वो आर्किटेक्चर बिल्डिंग के लेक्चर रूम में है। ये कहकर वो तुरंत वहां से चली जाती है। उसकी बात पर भरोसा करके चेनियन उस क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है। तभी प्रोफेसर जी क्लास में एंट्री करते हैं। उसे देखते ही चेनियन बस उसे घूरती रह जाती है। वो उसे हाय भी कहती है, लेकिन जी उसे नजरअंदाज कर देता है और अपना लेक्चर शुरू कर देता है। चेनियन अपने दोस्त से कहती है, यही वो इंसान है जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रही थी। वो बैठकर जी की स्केच बनाने लगती है। तभी जी उसके पास आकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? चेनियन कहती है, मैं आपके लेक्चर के नोट्स ले रही हूँ। ये कहते हुए वो अपनी नोटबुक छिपा लेती है। जी उससे कहता है, ठीक है, लेक्चर के बाद अपनी नोटबुक मेरे ऑफिस में लेकर आना। लेक्चर खत्म होने के बाद जी सभी छात्रों को एक बॉक्स दिखाता है और कहता है, जो भी इस बॉक्स को खोलेगा मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूंगा। ये सुनकर सभी छात्र उस बॉक्स को खोलने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी किसी का फोन आता है और जी वहां से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि चेनियन ने बॉक्स खोल दिया है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और उसे अपने ऑफिस ले जाता है। उसकी नोटबुक देखकर वो कहता है, तो तुम क्लास में यही कर रही थी। फिर वो उसे नोटबुक वापस दे देता है। चेनियन जब नोटबुक अपने बैग में रख रही होती है तभी उसे बैग में मेमोरी कार्ड मिलता है। वो उसे निकालकर देखने ही वाली होती है कि तभी जियान उसके हाथ से वो कार्ड ले लेता है और उसे अपने कंप्यूटर में लगाकर देखने लगता है। उस मेमोरी कार्ड में सिर्फ जियान की ही तस्वीरें होती है। उन्हें देखकर चेनियन कहती है, ये तस्वीरें बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने इन्हें नहीं लिया। तब जियान उससे पूछता है, तुमने वो बॉक्स कैसे खोला? क्योंकि उसे खोलने के 3 तरीके हैं, तो तुमने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? चेनियन उसके सामने ही फिर से बॉक्स खोल कर दिखाती है, लेकिन वो उसे चौथे तरीके से खोलती है। ये देखकर जियान पूरी तरह हैरान हो जाता है और पूछता है, तुमने ये कैसे किया? चेनियन समझाती है, ये तो बहुत आसान है। मेरे पापा एक आर्किटेक्ट है और बचपन में मैंने ऐसे कई बॉक्स के साथ खेला है। फिर जियान उससे पूछता है, तुम्हारी इच्छा क्या है? चेनियन कहती है, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। जियान कहता है, ओह, तो तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहती हो? इस पर चेनियन बिना सोचे ही कह देती है, हाँ। तब जियान उसे एक आईडी कार्ड देता है और कहता है, इस पर अपनी फोटो लगा लेना। फिर वो समझाता है, और काम पर बिल्कुल भी देर मत करना। ये देखकर चेनियन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो जियान के साथ रहने वाली थी। वो इस पूरे हादसे को अपनी कॉमिक में भी जोड़ देती है। फिर वो ये ड्राफ्ट जो शिन को दिखाती है और उससे कहती है, मेरी कॉमिक अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। जो शिन कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें एक ऐसा असिस्टेंट रखना चाहिए जो रोमांस को अच्छी तरह समझता हो। अगले दिन चेनियन जियान के पास जाती है और उसे दिन भर का शेड्यूल बताती है। जियान उससे कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं आता, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद वो चेनियन को बहुत सारा काम दे देता है और कहता है, मेरी क्लास खत्म होने तक ये सब काम पूरा कर लेना और तुम्हें ये काम अगले 7 दिनों तक करना होगा। चेनियन पूछती है, सिर्फ 7 दिन ही क्यों? जियान कहता है, मैं किसी को सिर्फ 7 दिन तक ही सहन कर सकता हूँ। ये कहकर वो उसे बहुत सारा काम देकर चला जाता है। जब जियान वहां से जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि जीचू नाम की एक लड़की फिर से उसकी तस्वीरें ले रही होती है। तभी शियाओजू उसके पास आता है। वे दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। उसी समय जियान भी वहां आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि जीक्यू असल में जियान की कजिन है
और वो जियान के नाम से एक फैन क्लब चलाती है। वो जियान की नई नई तस्वीरें खींचती है और उन्हें लड़कियों को बेचती है, क्योंकि लड़कियों के बीच उसकी तस्वीरों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। लेकिन जियान उसका कैमरा लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रोफेसर जियान का लेक्चर शुरू होता है। उसी क्लास में चेनियन उसकी टेबल के नीचे बैठी हुई होती है। वो अपने नाम को अलग अलग तरीकों से लिख कर लाई थी ताकि जियान उसका नाम याद कर सके। असल में जियान को कभी किसी का नाम याद नहीं रहता था, लेकिन चेनियन चाहती थी कि वो उसका नाम जरूर याद रखे। उसे देखकर जियान अपनी पेंसिल गिरा देता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो उसके करीब जाता है और उसे किस कर देता है। लेकिन तभी चेनियन की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो ये सब सिर्फ सपना देख रही थी। उधर प्रोफेसर जियान अपनी कजिन जीक्यू से कहता है, तुम्हें चेनियन से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने अपना मेमोरी कार्ड उसके बैग में रखा था। फिर वो उसका कैमरा लेकर उसमें अपनी तस्वीरें देखने लगता है, जिनमें चेनियन भी उसके साथ होती है। तभी पीछे से कोई पूछता है, ये लड़की कौन है? जियान कहता है, ये चेनियन है। ये पहली बार था जब जियान को किसी का नाम याद रहा था। इसके बाद हम चेनियन को देखते हैं, जो अपना सपना सच करने के लिए सच में टेबल के नीचे जाकर बैठ जाती है। जब प्रोफेसर जियान वहां आता है तो वो उसके इस अजीब व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तब चेनियन कहती है, मैं यहाँ बस कुछ ढूंढ रही थी। फिर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और सोचती है, इन 7 दिनों में मैं जियान को जरूर अपना नाम याद करवा दूंगी। उसने अपनी शर्ट पर भी अपना नाम लिख रखा था। जब भी जियान उसे बुलाता, वो जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती, कभी उसकी कॉफी के पास, कभी उसके पेपर्स के पास। उसने तो उसके लैपटॉप के वॉलपेपर पर भी अपना नाम और फोटो लगा दिया था। अब जियान इन सब चीजों से परेशान होने लगा था। एक दिन चेनियन किसी काम से जियान के ऑफिस जाती है, जहां उसकी मुलाकात जीक्यू से होती है। जीक्यू उससे माफी भी मांगती है। चेनियन को यह भी पता चलता है कि जीक्यू जियान की कजिन है। तब वो जीक्यू से जियान के बारे में जानकारी लेने लगती है और पूछती है कि मैं उसे कैसे इम्प्रेस कर सकती हूँ। जीक्यू उसे बहुत सारी बातें बताती है। वो ये भी बताती है कि जियान के लिए उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मायने रखती है। चेनियन उसे ये सब बताने के लिए धन्यवाद देती है और उसे उसका मेमोरी कार्ड वापस कर देती है। फिर जब जियान यूनिवर्सिटी आता है तो हर कोई चेनियन की तारीफ कर रहा होता है। सब कहते हैं कि वो बहुत अच्छी है और अपना काम बहुत अच्छे से करती है। इसके बाद जियान ऑफिस में आता है और देखता है कि चेनियन ने वो सारा काम पूरा कर दिया है जो उसने उसे दिया था। फिर वो चेनियन को ढूंढने लगता है, जो उसे बाहर मिलती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए जियान उससे कहता है, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। फिर वो कहता है, सुबह से मैं तुम्हारा नाम सुन रहा हूँ। क्या तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे तुम्हारा नाम याद रहे? उसी समय एक कार तेजी से गुजरती है और पानी उछाल देती है, जिससे दोनों भीग जाते हैं। इसके बाद दोनों ऑफिस में आते हैं। जियान चेनियन को कपड़े बदलने के लिए देता है और दोनों एक एक करके अपने कपड़े बदलते हैं। फिर जियान उससे पूछता है, मुझे बताओ, मेरी असिस्टेंट बनने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? चेनियन कहती है, इसके 2 कारण हैं, एक आसान और एक थोड़ा मुश्किल। मुश्किल कारण यह है कि मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया है, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। और आसान कारण ये है कि मुझे आपकी जरूरत है। ये सुनकर जियान कहता है, क्या कोई ऐसे भी अपने प्यार का इजहार करता है? बेहतर होगा कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बता दो। चेनियन कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गलती से जियान से टकरा जाती है। उसी समय जियान के दादाजी वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, जियान, क्या तुम अपनी स्टूडेंट को डेट कर रहे हो? लेकिन चेनियन समझाती है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी हूँ और मेरी नौकरी भी है। दादाजी चेनियन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों एक बहुत अच्छा कपल बनोगे। ये सुनकर जियान वहां से जाने लगता है। तब दादाजी कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स तय कर रखी है। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। तो बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर जियान चेनियन की तरफ देखता है। तब चेनियन जियान की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने लगती है और दादाजी से कहती है, जियान सिर्फ मेरा है और मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। ये सुनकर दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। अब जब चेनियन जियान की नकली गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है तो वो अपनी दोस्त से सलाह लेने लगती है कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे बनते हैं। अगले दिन चेनियन अपनी कॉमिक का बाकी हिस्सा लिखकर भेज देती है, लेकिन जो शिन को वो पसंद नहीं आता। वो कहती है, इसमें अभी भी रोमांस की कमी है। चेनियन कहती है, जब जियान मेरे पास आता ही नहीं तो रोमांस कैसे आएगा? जो शिन समझाती है, अगर तुम उसके करीब नहीं जाओगी तो तुम्हें उससे प्यार कैसे होगा और फिर तुम अच्छी कॉमिक भी नहीं लिख पाओगी। तब चेनियन पूछती है, क्या अच्छी कॉमिक लिखने का कोई और तरीका नहीं है? तब जो शिन उसे अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताती है। वो कहती है, शायद उनसे मिलकर तुम्हें कुछ नए आइडियाज मिल जाए। उनसे मिलने के लिए चेनियन एक कैफे में जाती है। वहां हम जीकी को देखते हैं, जो उस कैफे में पार्ट टाइम काम करता है, लेकिन बचपन से ही उसका सपना एक कार्टूनिस्ट बनने का रहा है। चेनियन वहां सब लोगों से कहती है,
मैं एक गर्ल मंगा लिखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे लिखा जाए। ये सुनकर जीकी उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें ये लिखना ही नहीं आता तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। वो उसके साथ बहुत रूखे तरीके से बात करने लगता है। इससे चेनियन बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद जीकी को एहसास होता है कि उसने उससे कुछ ज्यादा ही कठोर बातें कह दी। रात में चेनियन अपने पसंदीदा नूडल्स लेने जाती है। वहां सिर्फ एक ही पैकेट बचा होता है। तभी दूसरी तरफ से जीकी भी उसी नूडल्स पर हाथ रख देता है और दोनों उस एक नूडल्स के लिए झगड़ने लगते हैं। लेकिन आखिर में चेनियन नूडल्स ले लेती है। दोनों अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में जीकी उससे माफी मांगता है। फिर दोनों अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन तभी वे दोनों एक ही घर के सामने रुक जाते हैं और अपनी अपनी जेब से चाबियां निकालते हुए कहते हैं, ये मेरा घर है। तभी चेनियन को पता चलता है कि जीकी ही उसका नया रूममेट है। फिर चेनियन बैठकर नूडल्स खाने लगती है। तभी जीकी वहां आता है और कहता है, इस कमरे को लेने में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए और अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। चेनियन समझ जाती है कि उसे भी भूख लगी है, इसलिए वो उसे नूडल्स ऑफर करती है और दोनों साथ बैठकर नूडल्स खाने लगते हैं। इसके बाद चेनियन उसे अपनी कॉमिक पढ़ने के लिए देती है। उसे पढ़ने के बाद जीकी समझ जाता है कि ये एक असली कहानी है। चेनियन उससे कहती है, ये मेरी एक दोस्त की कहानी है। जीकी उसे समझाता है कि अच्छी कॉमिक लिखने के लिए तुम्हें रोमांस के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसके लिए या तो तुम्हारे पास पहले का अनुभव होना चाहिए या फिर तुम्हें खुद इस कहानी में शामिल होना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें इस कहानी के मेल लीड से प्यार करना होगा, तभी तुम एक अच्छी मंगा लिख पाओगी। लेकिन इसके बाद भी चेनियन को ठीक से कुछ समझ नहीं आता। तब जीकी उससे कहता है, तुम अच्छे से तैयार होकर मेल लीड के सामने जाओ। चेनियन ऐसा ही करती है। वो अच्छे से तैयार होकर प्रोफेसर जियान के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे आप पसंद है। जियान कहता है, तुम ये पहले भी कह चुकी हो। फिर वो उससे कहता है, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सबसे पसंदीदा चीज के बारे में सोचो। इस पर चेनियन फ्राइड चिकन के बारे में सोचने लगती है। तब जियान कहता है, देखा, तुम्हें मुझसे ज्यादा फ्राइड चिकन पसंद है। फिर वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है, फ्राइड चिकन लेकर आओ। जब चेनियन फ्राइड चिकन लेकर आ रही होती है, तभी रास्ते में जियान के पुराने असिस्टेंट्स उससे मिलते हैं। वे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, जियान ने हमें 1-2 दिन में ही नौकरी से निकाल दिया था। तुम 7 दिन तक कैसे टिक गई? इसलिए अब उससे दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वे सभी चेनियन को परेशान करने लगते हैं। तब चेनियन भी एक डंडा लेकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर वे सब डर जाते हैं और कहते हैं, हम तुमसे लड़ने नहीं आए थे, हम तो बस तुम्हें समझा रहे थे। फिर एक एक करके सब अपने दुख चेनियन को बताने लगते हैं कि जियान उनसे कितना काम करवाता था और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताते हैं। चेनियन सबकी बातें सुनते हुए सबको फ्राइड चिकन भी बांटती जाती है। तभी जियान भी वहां आ जाता है और चेनियन को इस तरह देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी चेनियन को पता चलता है कि उसे कल तक अपनी कॉमिक के 3 ड्राफ्ट जमा करने हैं। इसलिए वो तुरंत घर जाती है और काम शुरू कर देती है। वो पूरी रात काम करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब वो किचन की तरफ जा रही होती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। जब जीकी गिरने की आवाज सुनता है तो वो तुरंत वहां आता है और उसे उठाकर बेडरूम में लिटा देता है। वो देखता है कि चेनियन को तेज बुखार है, इसलिए वो उससे कहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन चेनियन कहती है, मेरे पास बहुत काम है। तब जीकी कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। उसी समय चेनियन के पास जियान के असिस्टेंट का फोन आता है। वो उससे कहती है, जियान की फाइल खराब हो गई है, अगर तुम्हारे पास उसकी कोई कॉपी है तो भेज दो। चेनियन के पास उस प्रेजेंटेशन का आधा हिस्सा सेव था, इसलिए वो उसे पूरा करने लगती है। पूरा करने के बाद वो उसे जियान को दे देती है। लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो वही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। वहां जियान भी उसके साथ होता है। चेनियन को पता चलता है कि जियान उसे यहाँ लाने के लिए अपनी एक बहुत जरूरी मीटिंग कैंसिल कर चुका है। ये सुनकर चेनियन को बुरा लगता है, लेकिन जियान उसे समझाता है, तुम्हें इसके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने बीमार होने के बावजूद प्रेजेंटेशन पूरा करके मुझे दिया, वैसे ही मैंने भी तुम्हारी मदद के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इसके बाद दोनों बस स्टॉप पर आते हैं। बस में जब चेनियन को धक्का लगता है तो वो जियान के करीब आ जाती है और बस में मौजूद सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। लेकिन तभी चेनियन उसे प्रपोज कर देती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जियान उससे कहता है, क्या ये कोई ऐसी बात है जिसे सबके सामने ऐलान करके कहना चाहिए? फिर वो पूछता है, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? चेनियन कहती है, अभी अभी। जियान कहता है, हमें मिले हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। चेनियन कहती है, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रही। जब आपको लगे कि मैं आपके लायक हूँ तब आप मुझे जवाब दे सकते हैं। जियान कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अभी जवाब देता हूँ।
फिर वो उसके करीब जाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, मुझे प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है। चेनियन कहती है, मुझे पता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं भी आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तभी जियान का स्टॉप आ जाता है और वो बस से उतरकर चला जाता है। उसी समय चेनियन को ऑफिस से फोन आता है। वो तुरंत ऑफिस जाती है और जल्दी जल्दी माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कीजिए, मैं काम पूरा नहीं कर पाई। लेकिन जो शिन उससे कहती है, तुमने डेडलाइन से 1 घंटे पहले ही काम पूरा कर लिया था। तब चेनियन को याद आता है कि शायद जीकी ने उसका काम पूरा किया होगा। आज की ड्राइंग देखकर जो शिन भी समझ जाती है कि ये ड्राइंग चेनियन ने नहीं बनाई है, इसलिए वो उससे कहती है, जिसने भी आज की ड्राइंग बनाई है तुम्हें उसे अपना असिस्टेंट बना लेना चाहिए। इसके बाद हम जीकी को उसकी दुकान पर देखते हैं। वो कॉफी के ऊपर अपनी पसंदीदा कॉमिक की ड्राइंग बनाता है और उसे लू चिंग नाम की लड़की को देता है। ड्राइंग देखकर लू चिंग वो कॉफी पीने से मना कर देती है क्योंकि उसे वो कॉमिक पसंद नहीं है। लेकिन असल में वो कॉमिक लू चिंग नहीं लिखी थी। किसी कारण से अब उसे वो कॉमिक पसंद नहीं आती। वो जीकी से कहती है, ये कॉमिक अच्छी नहीं है, अब इसका फैशन भी खत्म हो चुका है। ये सुनकर जीकी गुस्सा हो जाता है और उससे झगड़ने लगता है क्योंकि वो उस कॉमिक का बहुत बड़ा फैन था। लेकिन उसका मैनेजर आकर उसे रोक देता है। इसके बाद हम चेनियन को देखते हैं जो शिन को अपने प्रपोजल के बारे में बता रही होती है। तभी उसे अपनी जेब में जियान का फार्म कार्ड मिलता है। उसे देखकर चेनियन को याद आता है कि जब जियान ने उसका फोन उसकी जेब में रखा था तभी उसने वो कार्ड भी साथ में रख दिया था। वो तुरंत उससे मिलने के लिए फार्म पर पहुंच जाती है, लेकिन जियान वहां नहीं होता। वहां जियान का एक दोस्त उसे बताता है कि वो शायद अपने घर पर होगा। फिर वो उसे एक फाइल देता है और कहता है, कृपया ये फाइल जियान को दे देना। फाइल लेकर चेनियन जियान के घर पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि वो घर के कपड़ों में कैसा दिखता होगा। तभी वहां शियाओ जुई आ जाता है। थोड़ी ही देर में जियान भी वहां आ जाता है। वो फाइल लेता है और चेनियन को अंदर बुला लेता है। फिर चेनियन और शियाओ जुई एक दूसरे से परिचय करते हैं और बातें करने लगते हैं, जिन्हें जियान भी सुन रहा होता है। चेनियन शियाओ जुई से कहती है, मुझे वीचैट पर ऐड कर लो ताकि जब भी जरूरत पड़े मैं तुमसे जियान के बारे में जानकारी ले सकूं। लेकिन तभी जियान उसे रोक देता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, तुम खाना परोस दो। जब चेनियन खाना परोसती है तो उसे वो बहुत खराब लगता है, इसलिए वो कहती है, अब से खाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस पर जियान मान जाता है। जब शियाओ जुई वहां से चला जाता है तो चेनियन उसके पूरे घर को देखने लगती है। वहां एक बेसमेंट भी होता है। चेनियन बेसमेंट में जाने ही वाली होती है, लेकिन जियान उसे रोक देता है। फिर वो उसे नीचे लेकर जाता है और वहां रहने के कुछ नियम बताने लगता है। पहला नियम ये था कि चेनियन उसके काम में दखल नहीं देगी। दूसरा नियम था कि प्रतिबंधित इलाके में जाना मना है। और तीसरा नियम ये था कि जब तक वो यहाँ रहेगी उसे गेस्ट रूम में ही सोना होगा और वो अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। फिर जैसे ही रात होती है जियान उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कह देता है। अगले दिन चेनियन अपनी कॉमिक की आगे की कहानी जीकी को बताती है। वो कहती है, मेल लीड के घर में एक बेसमेंट है जहां उसने फीमेल लीड को जाने से मना किया है। ये सुनकर जीकी उसे एक कहानी सुनाता है। वो कहता है, एक राजा था जिसका नाम ब्लू बियर था। उसने एक रानी से शादी की और उसे अपने महल में लेकर आया। उसने उसे पूरे महल की सारी चाबियां दे दी। उनमें से एक चाबी एक गुप्त कमरे की थी जहां जाने से राजा ने उसे मना किया था। कुछ दिनों तक रानी उस कमरे में नहीं गई, लेकिन वो अपनी जिज्ञासा को ज्यादा समय तक काबू में नहीं रख पाई और उस कमरे में चली गई। वहां उसने देखा कि राजा ने अपनी पिछली पत्नियों को मारकर उनकी हड्डियां वहां जमा कर रखी थी। जैसे ही राजा को पता चलता है कि रानी ने उसका वादा तोड़ दिया है, वो उसे भी मार देता है और वही रख देता है। ये कहानी सुनकर चेनियन डर जाती है। जीकी कहता है, शायद मेल लीड तुम्हारी दोस्त की परीक्षा लेना चाहता है कि वो अपनी जिज्ञासा को काबू में रख सकती है या नहीं। फिर जब चेनियन जियान के घर जाती है तो उसे उस कमरे के बारे में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। घर लौटकर वो जीकी के लिए बहुत सारी मीठी चीजें बनाती है क्योंकि जीकी को मिठाई बहुत पसंद है। लेकिन जीकी समझ जाता है कि चेनियन उससे कोई काम करवाना चाहती है, इसलिए वो पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? चेनियन कहती है, तुम इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, फिर तुम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाते? जीकी कहता है, मेरे पास स्किल तो है लेकिन टैलेंट नहीं है, और अगर किसी के पास टैलेंट नहीं है तो उसे वो काम छोड़ देना चाहिए। फिर वो कहता है, जब मैं घर से भाग कर आया था तब मेरे बड़े भाई ने कहा था कि अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, और आज मुझे उसकी बातों की सच्चाई समझ आ गई है। ये सब कहते हुए जीकी बहुत निराश महसूस कर रहा होता है। तब चेनियन उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और उसे उसकी बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है। वो कहती है, मेरे ऑफिस में सब लोग तुम्हारी इस ड्राइंग की बहुत तारीफ करते हैं। फिर चेनियन उससे पूछती है, तुम कॉमिक्स कैसे लिखते हो? जीकी समझाता है, जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं उसमें अपनी भावनाएं जोड़कर लिख देता हूँ। चेनियन कहती है,
तुम्हारे दिमाग में तो ये आइडियाज खुद ही आ जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग तो ये सब सोचते सोचते ही थक जाते हैं। अगर ये टैलेंट नहीं है तो फिर क्या है? इसलिए तुम्हें अपने टैलेंट को अपने अंदर छिपाकर नहीं रखना चाहिए। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ फ्रेश वर्क कंपटीशन में हिस्सा लो। जीकी कहता है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। इसके लिए मुझे अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स छोड़नी पड़ेंगी। चेनियन कहती है, ठीक है, अब से तुम मेरे पार्टनर हो। फिर हम लू चिंग को देखते हैं, जो जीकी के कैफे में जाती है और उसके बारे में पूछती है। लेकिन जब उसे जीकी वहां नहीं मिलता तो वो थोड़ी उदास हो जाती है। इसके बाद वो अपने डायरेक्टर से बात करने लगती है। वो कहती है, मुझे हैंडसम और टैलेंटेड लड़के बहुत पसंद है, इसलिए मैं उस लड़के को ढूंढ रही थी। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दूंगी। डायरेक्टर कहता है, तुम्हें और भी नए टैलेंट ढूंढने होंगे ताकि तुम उनके टैलेंट के साथ आगे बढ़ सको। इधर जिस कंपनी में जीकी ने आवेदन किया था वहां से उसे जॉब ऑफर आ चुका था और अब उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। जीकी उनसे कहता है, मेरा आईडी कार्ड खो गया है, क्या मैं फिर भी इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ? वे लोग कहते हैं, तुम्हें फिर से आवेदन करना होगा, और इस बार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये सुनकर जीकी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके असली दस्तावेज उसके भाई के घर पर है। फिर हम चेनियन और जीक्यू को देखते हैं। दोनों जियान के घर में होते हैं। चेनियन उससे उस गुप्त कमरे के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ जियान उसे जाने नहीं देता। जीक्यू कहती है, मुझे भी नहीं पता कि वहाँ क्या है, लेकिन एक बार जब मैं छोटी थी तब मैं उस कमरे में चली गई थी। तब जियान बहुत गुस्सा हो गया था और कई दिनों तक उसने मुझसे बात नहीं की थी। मैंने वहाँ एक टेलीफोन देखा था जो वो अपने पुराने घर से लेकर आया था। मुझे लगता है कि शायद वो किसी के फोन का इंतजार कर रहा है, किसी ऐसे इंसान का जो कई साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। तभी उन्हें टेलीफोन की घंटी सुनाई देती है। वो उसी कमरे से आ रही होती है जहाँ जियान ने उन्हें जाने से मना किया था। जीक्यू में वहां जाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन चेनियन सोचती है कि शायद ये कोई जरूरी कॉल हो, इसलिए वो अंदर जाती है और फोन उठा लेती है। लेकिन तब तक कॉल कट चुकी होती है। वो उस नंबर पर वापस कॉल करती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता, और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कॉल उसी कॉल बूथ से किया गया था जहां कुछ देर पहले जीकी खड़ा था। इसका मतलब ये था कि जीकी असल में जियान का भाई है, जो कुछ साल पहले घर से भाग गया था। चेनियन फोन रखकर बाहर आने ही वाली होती है कि तभी जियान वहां आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। चेनियन उससे माफी मांगती है, लेकिन जियान बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वो अपने ऑफिस में जाकर काम करने लगता है। वहीं चेनियन ने उसके लिए एक सॉरी सॉन्ग भी लिखा होता है, लेकिन वो पूरे दिन उससे बात नहीं करता। रात में जब चेनियन उसके घर से जा रही होती है, तभी अचानक सारे लैंप जल उठते हैं। ये जियान नहीं किया था, क्योंकि कुछ दिन पहले जब चेनियन अंधेरे में यहाँ से जा रही थी तो वो गिर गई थी। इससे हमें पता चलता है कि जियान भी अब चेनियन की थोड़ी बहुत परवाह करने लगा है। फिर चेनियन घर जाकर जीकी से कहती है, मेरी दोस्त मेल लीड के मना करने के बावजूद उसके सीक्रेट रूम में चली गई। अगले दिन जब चेनियन जियान के घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। चेनियन कहती है, मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में जीक्यू से पता चला, इसलिए मैं यहाँ आई, लेकिन अगर तुम्हें मेरा यहाँ होना पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। जियान उसे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन कमजोरी की वजह से दोनों गिर जाते हैं। फिर चेनियन उठकर उस दिन के लिए उससे माफी मांगती है। जियान उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। दवा लेने के बाद जियान एक ओपनिंग अवार्ड सेरेमनी में जाता है, जहां चेनियन भी उसके साथ होती है। ओपनिंग के थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आने लगती है। तब चेनियन उसे एक तरफ ले जाती है। जियान कहता है, शायद मैंने गलत दवा खा ली है, क्योंकि बुखार की दवा और नींद की गोली साथ में रखी हुई थी। चेनियन कहती है, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ, लेकिन जियान कहता है, अगर मैं ऐसे ही ये इवेंट छोड़कर चला गया तो लोगों को बुरा लगेगा, और वैसे भी ये बुक स्टोर मेरे दोस्त का है। तब चेनियन उसका सहारा बनती है और उसे छत पर ले जाती है ताकि वो वहाँ थोड़ी देर आराम कर सके। वहाँ वो उसके गोद में सिर रखकर लेट जाता है और कहता है, मुझे सोने मत देना, तुम मुझसे बात करती रहना। उधर हम लू चिंग को देखते हैं, जहाँ उसका बुक साइनिंग अवार्ड इवेंट चल रहा होता है। वहाँ जीकी भी आया होता है। जीकी उससे थंडर क्लाउड कॉमिक के बारे में पूछता है। लू चिंग कहती है, मैं वो कॉमिक लिखना ही नहीं चाहती थी, मुझे कंपनी के दबाव में आकर वो लिखनी पड़ी। वो उस कॉमिक की बहुत आलोचना भी करती है, जो जीकी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा कॉमिक थी। उधर चेनियन जियान से कह रही होती है, मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ और कॉमिक्स लिखती हूँ। मैं बेबी 7 नाम से कॉमिक्स लिखती हूँ, लेकिन पहले मैं 7 सीज नाम से कॉमिक्स लिखती थी। इससे हमें पता चलता है कि थंडर क्लाउड कॉमिक असल में उसी ने लिखी थी। उधर इवेंट में लोग लू चिंग से उसकी आने वाली कॉमिक के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं। तभी जीकी पूछता है, क्या थंडर क्लाउड तुम्हारा काम है? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं, ये कैसा सवाल है? लू चिंग कहती है, हाँ, वो मेरी ही कॉमिक है।
तब जीकी उससे उसके बारे में और भी कई सवाल पूछने लगता है, जिनका जवाब लू चिंग ठीक से नहीं दे पाती। इससे जिकी को समझ आ जाता है कि ये उसका काम नहीं है। वो उसे ये बात भी बता देता है, अगर ये तुम्हारी कॉमिक होती तो तुम इसे आगे जारी रखती। ये सुनकर लुइंग बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ रही होती है। इसलिए वो जी के पीछे अपने बॉडीगार्ड भेज देती है और जी को वहां से भागना पड़ता है। इधर जिस सो गया होता है, तभी शिनान को जी का कॉल आता है। वो उससे मदद मांगता है और फिर उसे पता चलता है कि शिनान भी यही है। सैन उससे कहती है, टेरेस पर आ जाओ, और वो जियान को वहीं सोता हुआ छोड़कर जी को ढूंढने चली जाती है। लेकिन वो दरवाजा लॉक कर देती है ताकि कोई भी जियान तक न पहुंच सके। तभी जियान को थोड़ी थोड़ी होश आने लगती है। यहाँ हम जी को देखते हैं जो ऊपर आ रहा होता है। वो अपने भाई को कॉल करता है, लेकिन जियो कॉल उठा लेता है, इसलिए वो कॉल काट देता है। तभी जियान उसे वहां देख लेता है। दरवाजा बंद होता है, जिसे जियान तोड़ देता है और उसकी तरफ दौड़ता है। लेकिन तब तक जिल लिफ्ट से जा चुका होता है। इसी बीच चिन्यन उसे ढूंढ रही होती है। तभी उसकी मुलाकात लुइंग से हो जाती है। उसे देखकर लुइंग बहुत हैरान हो जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां चिन्यन एक बोर्ड पर ड्राइंग कर रही होती है। उसकी ड्राइंग देखकर लुइंग उसे साथ में कॉमिक बनाने का ऑफर देती है और फिर वे दोनों मिलकर थंडर क्लाउड नाम की कॉमिक लिखते हैं। लेकिन जब वो कॉमिक रिलीज होती है तो उसमें कहीं भी चेनियन का नाम नहीं होता, और जब उस कॉमिक को अवार्ड मिलता है तो उसे लेने के लिए सिर्फ लू चिंग जाती है। उसने पूरी कॉमिक का क्रेडिट खुद ही ले लिया होता है। वर्तमान में चेनियन उससे कोई बात नहीं करती और वहां से जाने लगती है। तभी जिस सिकी उसे एक वॉइस नोट भेजता है, जिसे लियू चिंग सुन लेती है और पहचान जाती है। वो कहती है, आज उस लड़के को वहां भेजने वाली तुम ही थी, है ना? ये कहते हुए वो चेनियन को जिस सिकी की एक वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर चेनियन कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन लुइंग उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और जी को पकड़ने के लिए अपने बॉडीगार्ड भेज देती है। तभी जियान वहां आ जाता है और चिन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम लुकिंग को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो जिकी की वीडियो देखकर बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो चुकी होती है और हर कोई उससे सवाल कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट जिकी की डिटेल्स लेकर आता है और उसे देता है। वो उसे उसकी ड्राइंग भी दिखाता है, जो बहुत अच्छी होती है। इसलिए अब लू चिंग किसी भी कीमत पर उसे अपनी कंपनी में बुलाना चाहती है। इसी वजह से वो अपनी कंपनी की तरफ से जिकी को जॉब ऑफर भेज देती है। इधर जिकी पार्क में बैठा होता है। जब वो ये मेल देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलने की बात देखकर वो अपने कजिन जीक्यू से कहता है, क्या तुम मेरे डॉक्यूमेंट ला सकते हो? तभी वहां जियान आ जाता है, क्योंकि उसे जीक्यू से उसके बारे में पता चल गया होता है। फिर जियान उसे एक कैफे में ले जाता है और उससे बात करता है। वो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, लेकिन जी अभी भी उससे बहुत नाराज होता है, इसलिए वो मना कर देता है। जब वो नहीं मानता तो जियान उसे उसके डॉक्यूमेंट्स दे देता है। जी उन्हें लेकर जाने लगता है। तभी जियान उसकी पसंदीदा पेस्ट्री ऑर्डर करता है, लेकिन जिस सिकी उसे नहीं खाता। तब जियान झूठ बोलता है कि ये फ्री है। तब वो उसे खा लेता है। इसके बाद जियान उसे समझाने लगता है कि जब से जिकी घर से भागा है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। उसके हिसाब से कार्टूनिस्ट बनना कोई करियर नहीं है, इसलिए जियान चाहता है कि वो उसकी कंपनी संभाले। लेकिन जिकी इसके लिए तैयार नहीं होता। तब जियान उसे उसका इंटरव्यू कॉल लेटर दिखाता है और कहता है, अगर तुम्हें ये जॉब मिल गई तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें वापस घर आकर कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। जिकी इस बात के लिए मान जाता है। जियान घर आता है और देखता है कि चेन सोफे पर सो गई है। वो उसे उठाकर गेस्ट रूम में लिटा देता है। फिर वो अपनी स्लीप वॉकिंग की दवा लेने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि दवा खत्म हो गई है, इसलिए वो ऐसे ही सो जाता है। रात में जब चेन जागती है तो वो देखती है कि जियान उसके पास सो रहा है। वो सोचती है कि शायद वो गलती से उसके कमरे में आ गई है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो तो अपने गेस्ट रूम में ही है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके माथे पर किस करके फिर से सो जाता है। तब चेनियन समझ जाती है कि वो नींद में चलने की बीमारी से पीड़ित है। अगली सुबह जब दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं तो चेनियन बहुत नींद में लग रही होती है। जी उससे पूछता है, क्या हुआ? क्या तुमने कल रात ठीक से नहीं सोया? ये सुनकर चिनन उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ रात के बीच में जी फिर से उठ जाता है और उसका कंबल लेकर बाहर चला जाता है। चिनन भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो चिनन के कमरे को लॉक कर देता है, चाबी अपनी जेब में रख लेता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। चिनन उससे चाबी लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं ले पाती, इसलिए वो उसके बेड के पास बैठी रहती है। सुबह जी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन जब वो वहां लू चिंग को देखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है और बिना इंटरव्यू दिए ही वहां से चला जाता है। लेकिन रास्ते में वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसने अपने भाई से एक शर्त लगाई होती है। इसलिए वो सोचता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए,
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जियान पहले ही उसके पास पहुंच चुका होता है। उधर लियू चिंग को पता चलता है कि उसकी नई कॉमिक को पीछे छोड़कर एक दूसरी कॉमिक नंबर 1 पर पहुंच गई है, जो कि चेन की लिखी हुई कॉमिक है। लेकिन अभी लू चिंग को इसके बारे में पता नहीं होता। दूसरी तरफ चेनियन की कंपनी में सभी लोग इस बात का जश्न मना रहे होते हैं। इधर जियान जिकी को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी चेनियन उसे कॉल करती है और बताती है हमारी कॉमिक नंबर 1 पर पहुंच गई है। फिर वो उससे कहती है कि वो उसके काम में उसका पार्टनर बन जाए और कहती है जल्दी से हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। ये सुनकर जी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो चेन को जवाब देता, जियान फोन ले लेता है, उसे कार में बैठा देता है और फिर चेनियन से बात करने लगता है। वो उससे पूछता है जिस सिकी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? चेनियन जवाब देती है मैं उसकी पार्टनर हूँ। जियान उससे कहता है अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकती तो उसे झूठी उम्मीद भी मत दो। चेनियन कहती है तुम उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे दे सकते हो, मैं उसका ध्यान रखूंगी। लेकिन तभी जियान कॉल काट देता है। वो देखता है कि जिकी के फोन में चेनियन का नंबर माय क्रश के नाम से सेव था। फिर भी जिकी चेनियन की कंपनी पहुंच जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। वहां उसे ये भी पता चलता है कि चेन ने जो कॉमिक अभी लिखी है वो उसके दोस्त की कहानी पर नहीं बल्कि उसकी अपनी असली कहानी पर आधारित है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और चिनन को घर आने के लिए कॉल करता है। चिनन जाने ही वाली होती है कि तभी उसे जियान के कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे में जाती है और देखती है कि जियान नीचे गिरा हुआ है। उसकी स्लिप वॉकिंग की दवा भी वही रखी होती है। साथ ही उसकी डायरी में उसने अपनी स्लिप वॉकिंग के बारे में लिखा हुआ होता है। इससे उसे पता चलता है कि अगर वो ठीक से आराम नहीं करेगा तो उसे ऐसे स्लिप वॉकिंग के एपिसोड आते रहेंगे। वो उसे उठाकर बेड पर लिटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जियान उसे किस करने लगता है। तभी जियान की आंखें खुल जाती है, इसलिए चेनियन तुरंत उससे दूर हो जाती है और कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और तुरंत वहां से भाग जाती है। बाहर जिकी उसे लेने आया होता है। जिकी को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये उसके भाई का घर है। वो चेनियन को हेलमेट पहनाता है और उसे अपने स्कूटर पर बैठने के लिए कहता है। तभी जिभी बाहर आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। दोनों बहुत मजे करते हैं और रात को काफी देर से घर पहुंचते हैं, लेकिन उनके स्कूटर का ब्रेक फेल हो जाता है और वो रुकता ही नहीं है। इसलिए वे दोनों शहर का एक और चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन रास्ते में स्कूटर की बैटरी खत्म हो जाती है। इसलिए वे दोनों स्कूटर को धक्का देकर घर तक लाते हैं और आखिर में दोनों उसी घर के अंदर चले जाते हैं। जियान भी उनके पीछे पीछे आया होता है और ये सब देख रहा होता है। वो वहाँ खड़े वॉचमैन से उनके बारे में पूछता है क्या ये दोनों साथ रहते हैं? इस पर वॉचमैन कहता है हाँ, ये दोनों बहुत प्यार करने वाला कपल है। ये सुनकर जियान को बहुत जलन होती है। वो तुरंत मयान को कॉल करता है, उसे कुछ काम देता है और उसे घर बुला लेता है। चेनियन तुरंत टैक्सी लेकर घर के लिए निकल जाती है, लेकिन जियान उसे ट्रैफिक में फंसा देता है। खुद उससे पहले पहुंच जाता है, जल्दी से अपने कपड़े बदल लेता है और सोफे पर बैठ जाता है ताकि चेनियन को पता न चले कि वो उसका पीछा कर रहा था। जब चेन पहुंचती है तो जियान गहरी सांस लेता है और दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि केनन ने वही शर्ट पहनी हुई है जो आज जिन्हें पहनी थी। वो उससे इसके बारे में पूछता है तो केनन कहती है मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन ये थोड़ी बड़ी है। फिर वो उसे काम करने के लिए कहता है और काम ये था कि चिनेन को 20 पेंसिल चाकू से छीलकर तेज करनी थी। ऐसा करते करते जिनियन बहुत बोर हो जाती है। फिर जियान पूछता है मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया था, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? जेनियन उसे बताती है मेरे रूममेट ने एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी है, हम दोनों शहर में घूमने निकल गए थे उसे एंजॉय करने। जी पूछता है इलेक्ट्रिक बाइक पर मजा आता है? चिन कहती है हाँ, बहुत मजा आता है। अगली सुबह जब चिनन बाहर आती है तो वो देखती है कि जी एक इलेक्ट्रिक बाइक के साथ खड़ा है। चिन ये देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है क्या आप इसी पर ऑफिस जाने वाले हैं? जी कहता है हाँ, और इसे तुम चलाओगी? शिन्यान खुशी खुशी बाइक पर बैठ जाती है और जियान से पूछती है आप किस रास्ते से जाना चाहेंगे? वो कहता है उसी रास्ते से जिस रास्ते से तुम दोनों कल रात गए थे। चिन कहती है आपका ऑफिस तो उस रास्ते पर नहीं पड़ता। जी कहता है कोई बात नहीं, आज हम थोड़ा घूमकर ऑफिस चलेंगे। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में बाइक की बैटरी खत्म हो जाती है। जी उसे बताता है कि इसमें पैडल भी है। अब बेचारी चिन को उसे पैडल मारते हुए ऑफिस तक ले जाना पड़ता है। फिर दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहां सब लोग जी और चेन को एक साथ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब जी किसी लड़की को अपने साथ ऑफिस लेकर आया था। जी केनियन को कॉल करता है और कहता है तुम कल रात भी घर नहीं आई, तुम्हारा बॉस तो बहुत खराब है, वो तुमसे दिन रात काम करवाता है। मैं उसके ऑफिस में कॉल करके शिकायत करूंगा और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। इसी बीच जियान का असिस्टेंट उससे कहता है सुबह से कोई आदमी बार बार कॉल करके आपकी शिकायत कर रहा है। जियान समझ जाता है कि ये जी है,
इसलिए वो मिस वोंग को कॉल करता है। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं। तभी मिस वोंग आती है जो उनकी मकान मालकिन होती है। वो जिस सिक्की से कहती है तुम्हें ये घर जल्दी खाली करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए 2 अलग अलग घर ढूंढूंगी। वैसे भी एक लड़के और एक लड़की का साथ रहना ठीक नहीं है। मिस वोंग बाहर जाकर जियान को कॉल करती है और कहती है मैंने वही किया जो आपने कहा था। फिर वो उसे धन्यवाद देती है कि उसने वो घर खरीद लिया जहां अब जिस सिक्की रहता है, और वो भी बहुत ऊंची कीमत देकर। जियान ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वह चेनियन और जी को साथ नहीं देखना चाहता था। इधर चिन की कंपनी में उनका बॉस आने वाला होता है। जब वो अपने बॉस को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वह जियान का दोस्त शियाओजुई होता है। वही लू चिंग भी वहां आई होती है जो शियाओजुई का इंतजार कर रही होती है। वो चेनियन की कॉमिक खरीदना चाहती थी क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय हो रही थी। शियाओजुई उससे कहता है ये संभव नहीं है लेकिन तुम कोशिश कर सकती हो। ये कहकर शियाओजुई वहां से चला जाता है। तभी चेनियन वहां पहुंचती है। उसे देखकर लू चिंग बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बेबी 7 की राइटर जेनोन है। और फिर चेनियन भी अपनी कॉमिक उसे बेचने से मना कर देती है क्योंकि वो पहले ही एक बार उससे धोखा खा चुकी है। रात में जियान जिनन से कहता है कि उन्हें कल बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए वो जिनन से कहता है कि वो आज रात यही रुक जाए। वो जी को कॉल करके बताती है मैं जी के साथ साउथ सिटी जा रही हूँ। जी भी उसके साथ जाना चाहता था। रास्ते में उसकी मुलाकात लियू चिंग से होती है जो उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी कार खराब हो जाती है और वे दोनों एक गांव में फंस जाते हैं। तभी वहां एक बैलगाड़ी आती है और अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए उन्हें उसी पर जाना पड़ता है। रास्ते में जिकी अपने फोन पर चिन की हाल की पोस्ट देखता है जिसमें उसने लिखा था मैं आतिशबाजी देखना चाहती हूँ। लू चिंग पूछती है क्या तुम यहाँ उस लड़की के लिए आए हो? वो इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए मनाने लगती है, लेकिन जिकी मना कर देता है। इसी बीच जब जियान चेनियन की पोस्ट देखता है तो वो तुरंत कार्निवल के 2 टिकट बुक कर लेता है ताकि वो चेन को आतिशबाजी दिखाने ले जा सके। दूसरी तरफ हम जिकी और लू चिंग को देखते हैं जो टैक्सी लेकर कार्निवल देखने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान जियान और चेन आर्किटेक्चर बिल्डिंग के आसपास घूम रहे होते हैं और अपनी तस्वीरें ले रहे होते हैं। काफी देर घूमने के बाद जियान उसे कार्निवल ले जाता है। वहां जाकर चिन बहुत खुश हो जाती है। उधर जिस सिकी और लू चिंग पहले ही कार्निवल पहुंच चुके होते हैं और वहां की राइड्स का मजा ले रहे होते हैं और चिनियन की पोस्ट देखकर जिस सोच रहा होता है कि वो जरूर यहाँ आएगी। तभी लुइंग उससे पूछती है क्या तुम उसे पसंद करते हो? पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन जब लियू चिंग बार बार पूछती है तो वो मान जाता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। और फिर वो लू चिंग से कहता है मुझसे दूर रहो। लेकिन उससे अलग होने के बाद लुइंग वहां रास्ता भटक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब कहा जाए। तभी जिकी वहां आ जाता है और उसकी मदद करता है। तभी वो देखता है कि उसके पैरों से खून निकल रहा है, इसलिए वो उसके लिए पट्टी लाने दौड़ जाता है। ये देखकर लू चिंग को बहुत अच्छा लगता है कि वो उसका इतना ख्याल रख रहा है। फिर हम जियान और चेन को देखते हैं। केनियन अलग अलग राइड्स पर जाने की बात कर रही होती है, लेकिन जी मना कर देता है और कहता है कि ये सुरक्षित नहीं है। वो सुरक्षित नहीं है। फिर चेन उससे क्लॉ मशीन से एक खिलौना निकालने के लिए कहती है। बहुत मिन्नतों के बाद जियान मान जाता है, लेकिन वो एक भी खिलौना नहीं निकाल पाता और कहता है कि ये सब बच्चों के लिए है। फिर हम लुकिंग और जी को देखते हैं जहां लुकिंग एक ही बार में क्लॉ मशीन से एक चप्पल निकाल लेती है जिससे जी बहुत प्रभावित हो जाता है। फिर वो अपना पैर आगे बढ़ाती है ताकि वो उसे चप्पल पहना दे। इस पर जिस सिकी कहता है क्या तुम पागल हो? मैं ऐसा नहीं करने वाला। लू चिंग कहती है ठीक है फिर मैं भी ये चप्पल नहीं पहनूंगी। इस पर जिस सिकी उसे चप्पल पहना देता है क्योंकि उसका पैर पहले से ही घायल था। इधर जियान और चिन एक रेस्टोरेंट में डिनर का मजा ले रहे होते हैं जहां चिन काफी ज्यादा पी लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि जी उसका ख्याल रखने के लिए वही है। तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। इधर हम जिकी और लुइंग को देखते हैं जो कॉटन कैंडी खाते हुए आतिशबाजी देखने आ रहे होते हैं। लुइंग के पैर में दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो लंगड़ा कर चल रही होती है। तब जिकी उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। उधर चेनियन कह रही होती है देखो आतिशबाजी कितनी सुंदर है। तो जियान उसे समझाने लगता है ये सिर्फ फायर केमिस्ट्री है। इस पर चिन परेशान होकर कहती है बस करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। जी पूछता है तो फिर तुम क्या सुनना चाहते हो? चिन कहती है रहने दीजिए, आप कभी भी वो नहीं कहेंगे जो मैं सुनना चाहती हूँ। तभी जियान कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और ये कहते हुए वो उसे किस कर लेता है। नीचे खड़ा जी भी ये सब देख लेता है और ये देखकर वो काफी उदास हो जाता है। अगली सुबह चिन को पता चलता है कि जियान और जिस सिकी दोनों भाई हैं। चिन कहती है तुम दोनों भाई हो, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? जी कहता है ये मेरा भाई है जो घर से भाग गया था। इस पर जिस सिकी कहता है क्या वो सिर्फ तुम्हारा ही घर है? जियान कहता है
हाँ, सिर्फ घर ही नहीं, तुम्हारी रूममेट भी मेरी है। ये सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तब जी तुरंत कहता है, मेरा मतलब है वो मेरी असिस्टेंट है। तभी जियान को जीक्यू का फोन आता है। वो कहती है, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर दोनों तुरंत अस्पताल की तरफ भागते हैं। दादाजी को देखकर जी रोने लगता है। तब दादाजी उसके सिर पर मारते हैं और कहते हैं, इतना क्यों रो रहे हो, मैं अभी मरा नहीं हूँ। तभी बाकी सब लोग भी अंदर आ जाते हैं। दादा दादी दोनों भाइयों को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि दादाजी को कैंसर है। जी जिकी से कहता है, जब तक दादाजी का ऑपरेशन सफल नहीं हो जाता और वो पहले की तरह ठीक नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। दादाजी की खातिर जिकी को मानना पड़ता है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो अपना सारा सामान लेकर जियान के घर आ जाता है। जी उसे यहाँ रहने के नियम बताने लगता है, लेकिन जी उसके किसी भी नियम को नहीं मानता। वो यहाँ रहने के लिए सिर्फ एक शर्त रखता है। वो कहता है, जब तक मैं यहाँ रहूंगा केनन भी यही रहेगी। इस पर जियान और केनन दोनों मान जाते हैं। जब जी सिकी उनके घर रहने लगता है तो जी उससे घर के सारे काम करवाता है। घर की सफाई, कपड़े धोना और यहाँ तक कि अपने कुत्ते का पॉटी भी साफ करवाता है। इससे जिकी बहुत परेशान हो जाता है और चेन से पूछता है, तुम इसके साथ कैसे रहती हो? वो कहती है, ये बहुत अच्छा है। जिकी कहता है, हाँ, बचपन में ये मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन फिर मेरे माता पिता का तलाक हो गया। माँ अमेरिका चली गई और पापा अचानक गायब हो गए। तब से जियान मेरे साथ बहुत सख्त हो गया। फिर जिकी बाहर चला जाता है। तब जियान चेनियन से कहता है, आज जी का जन्मदिन है, लेकिन वो अपना जन्मदिन नहीं मनाता। अगर तुम उसे मनाओगी तो शायद वो मान जाए। फिर हम जिकी को देखते हैं जो अकेले केक लेने आया होता है। तभी उसके कुछ पुराने क्लासमेट वहां आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी पहले की तरह अकेले ही हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके क्लासमेट हमेशा उसके माता पिता के तलाक और उसके भाई को लेकर उसे परेशान करते थे। वर्तमान में जी उनसे लड़ाई करने ही वाला होता है। तभी लू चिंग वहां आ जाती है और उनसे कहती है कि वह जी की गर्लफ्रेंड है। इतनी खूबसूरत लड़की को उसके साथ देखकर उसके दोस्त कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। फिर हम चिनियन को देखते हैं जो बेडशीट निकाल रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन जियान उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह भी उसके साथ ही गिर जाता है। फिर हम जिकी को देखते हैं जो अपने केक के साथ खड़ा होता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उसमें जिकी अपना 16वां जन्मदिन मनाने वाला होता है। तभी जियान वहां आ जाता है और उससे पूछता है, आज स्कूल में हुई लड़ाई के बारे में बताओ, तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया? जिकी कहता है, उन्होंने पहले मुझे परेशान किया था और अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कार्टूनिस्ट बनूंगा। ये सुनकर जियान बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी सारी खिलौनों की कलेक्शन तोड़ देता है। वो उसका केक भी फेंक देता है और वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद जिकी ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। जब जिकी घर आता है तो चिनन उसे सरप्राइज देती है। ये देखकर वो थोड़ा खुश होता है, लेकिन तभी वो कहती है, इस सब में जियान ने मेरी मदद की है। ये सुनकर सिकी गुस्सा हो जाता है और जियान के दिए हुए गिफ्ट को भी फेंक देता है। चेनियन उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, जी अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। लेकिन जिकी कहता है, अगर ऐसा है तो उसने अपनी गलती के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? अगले दिन दादाजी का ऑपरेशन होना होता है, इसलिए जिकी उनका बहुत ध्यान रख रहा होता है। दादाजी कहते हैं, तुम सब इतने परेशान क्यों? ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। जिकी कहता है, अगर आपकी आखिरी इच्छा यह है कि मैं जी के साथ रहूं तो मैं उसे माफ कर दूंगा। लेकिन तभी जिकी को पता चलता है कि दादाजी को कैंसर नहीं है। जियान ने ये सब सिर्फ इसलिए प्लान किया था ताकि वो उसे अपने पास रख सके। तभी जियान डॉक्टर के साथ वहां आता है और दादाजी को ऑपरेशन के लिए ले जाता है। जैसे ही वे लोग जाते हैं, जिकी जियान की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन जियान उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं हमारी पुरानी लड़ाई खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला और आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये सुनकर जिकी कुछ नहीं कह पाता। फिर वो घर जाता है और जियान के दिए हुए गिफ्ट को खोलता है। उसके अंदर उसे एक अलमारी की फोटो मिलती है। जब वो उस अलमारी को खोलता है तो बहुत हैरान हो जाता है। फिर हम उसे एक कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं जहाँ वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बैठा होता है और बहुत उदास होता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब तक वो अपने भाई के प्यार को नजरअंदाज करता आया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब सिकी ने वो अलमारी खोली थी तो उसके अंदर वही सारे रेयर खिलौने थे जो जियान ने कुछ साल पहले तोड़ दिए थे। उस कंपनी के बंद हो जाने के बाद भी जियान ने उन सभी चीजों को ढूंढ ढूंढ कर फिर से इकट्ठा किया था। तभी लू चिंग वहां आती है और उसके लिए आइसक्रीम लाती है। वो उससे बात करके जिकी का मूड ठीक करने की कोशिश करती है। फिर जी घर जाता है और दादाजी से कहता है, अब मैं भी जियान की तरह बिजनेस संभालूंगा। तभी जियान
और चेनियन भी वहां आ जाते हैं। दादाजी कहते हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए तुम दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो और अपने सपने पूरे करो। फिर वो कहते हैं, मैंने बिजनेस संभालने के लिए एक मैनेजर रख लिया है। तभी लिली वहां आती है, जिसे दादाजी ने उनकी कंपनी का मैनेजर बनाया होता है। लिली जियान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। फिर हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहां सब लोग आए हुए हैं। वहां केनियन अच्छे से तैयार होकर जियान के सामने आती है, लेकिन तभी उसका ड्रेस उसके पैर में फंस जाता है और थोड़ा फट जाता है। ये देखकर जी अपनी शर्ट उतारकर उसकी कमर पर बांध देता है। फिर हम चेन और जी चो को बात करते हुए देखते हैं। वो चेन से कह रही होती है, तुम्हें जी के साथ फ्लर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आ चुकी है। फिर जब चेन जियान के साथ टेंट में जाती है तो जी बाहर से उन्हें लॉक कर देता है और भाग जाता है। जी उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो चेन कहती है, मैंने बिकिनी पहनी है, क्या आप देखना चाहेंगे? ये सुनकर जियान अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और कहता है, पहले कपड़े पहनकर वापस आओ। तभी चिन अपना तौलिया हटा देती है और हम देखते हैं कि उसने सिर्फ बिकिनी प्रिंटेड शर्ट पहनी हुई है। फिर वो जी को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन दोनों गिर जाते हैं। वो जी के बहुत करीब आ जाती है और उसे किस करने लगती है। तभी एक बॉल आकर जी के सिर पर लगती है और केनन का प्लान खराब हो जाता है। तब वो बाहर जाती है और उन बच्चों को डांटती है जिन्होंने बॉल फेंकी थी। इसके बाद जियो दोनों के हाथों में एक एक ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है, तुम दोनों के पास इस ब्रेसलेट को खोलने के लिए 24 घंटे हैं। ये तभी खुलेगा जब तुम दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज होगी, और अगर तुम दोनों एक दूसरे से दूर जाओगे तो इसका टाइम और बढ़ जाएगा। ये सुनकर जियान दौड़ने लगता है ताकि उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाए और ये ब्रेसलेट खुल जाए। लेकिन चेन कहती है, अगर आप ऐसे ही दौड़ते रहेंगे तो हम और दूर होते जाएंगे और ये ब्रेसलेट कभी नहीं खुलेगा। चेन वहाँ कुछ कपल्स को देखती है। तब उसे एक आइडिया आता है कि वह जी के साथ कुछ रोमांटिक एक्सरसाइज करेगी, लेकिन जियान उसे बिल्कुल अलग तरह की एक्सरसाइज करवाने लगता है। ये देखकर चिन उससे गुस्सा हो जाती है। रात में जी उससे पूछता है, तुम आज मुझसे नाराज क्यों हो गई थी और आज तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? ये सुनकर चिन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो जी से कहती है, आज जो हुआ उसे क्या तुम भूल सकते हो? इस पर जी कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दिल की तेज धड़कनों की वजह से ब्रेसलेट खुल जाता है। दूसरी तरफ हम लुइंग को देखते हैं, जो जीकी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर आई है। जीकी उस जगह को देखकर बहुत खुश हो जाता है। लुइंग उससे पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो? इस पर वो कहता है, नहीं। ये सुनकर लुइंग उसके गाल पकड़कर हल्के हल्के से चुटकी लेने लगती है। फिर हम चिने को उसके ऑफिस में सोते हुए देखते हैं। तभी जोहोशन उससे कहती है, तुम्हारी नई कॉमिक ड्रेस फॉर द ब्यूटी अब पब्लिश होने वाली है। वो ये भी कहती है, मैंने इसके कुछ ड्राफ्ट जियान के ऑफिस में भी भेज दिए हैं। ये सुनकर चेनियन बहुत डर जाती है और तुरंत जियान के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ती है ताकि वह उस किताब को देख न ले। फिर हम जियान के असिस्टेंट को देखते हैं, जो उन किताबों को लेकर जियान के ऑफिस में ही जा रहा होता है। तभी चेन उसे रोक लेती है। असिस्टेंट केनन से कहता है, तुम्हें जी को इम्प्रेस करने के लिए इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो और लिली जल्द ही सगाई करने वाले हैं। ये सुनकर चेन थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है, नहीं, जियान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो जी और लिली को अपने सामने गले लगते हुए देख लेती है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और असिस्टेंट की बातों पर विश्वास करने लगती है। रात में हम चेनियन को देखते हैं, जो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है और जी का घर छोड़कर जा रही होती है। तभी जी आता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो उससे झूठ बोलती है, मेरे परिवार में कुछ समस्याएं हैं। फिर वो उसके घर की चाबी और वो कॉमिक उसके सामने रख देती है, उससे माफी मांगती है और कहती है, शुरुआत में मैं तुम्हारे करीब इसलिए आई थी क्योंकि मुझे अपनी कॉमिक के लिए इंस्पिरेशन चाहिए था। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन जियान उसे रोक लेता है और कहता है, जब तक तुम अपनी गलती ठीक से नहीं बताओगी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। चिन कहती है, मेरी गलती यह है कि मैंने तुम्हारे करीब आने की बहुत कोशिश की। मुझे अपना असली मकसद पहले ही बता देना चाहिए था। जितना ज्यादा मैं तुम्हारे करीब आती गई, उतना ही ज्यादा मुझे तुम पसंद आने लगे। अब मैं तुम्हारे बिना कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकती। जियान उससे पूछता है, तो फिर तुम जा क्यों रही हो? जेनन कहती है, अब तुम्हारी सगाई होने वाली है और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड थी, इसलिए अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारा प्यार पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सकी। जैसे ही वो गेट तक पहुंचती है, जियान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। ठीक उसी समय जी सिकी भी लू चिंग के साथ वहां पहुंच जाता है और उन्हें दोनों को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। जी चिन को अंदर ले जाता है। जी सिकी वहां से भाग जाता है और लुइंग भी उसके पीछे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियान और चिन डिनर के लिए कहीं आए हुए हैं। जी उससे पूछता है,
क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? फिर हम चिन को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जियान उसे पसंद करता है और उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया है। इसलिए वो अपनी दोस्त से सलाह लेती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी दोस्त कहती है कि उसे जाकर खुद जियान से इसकी पुष्टि करनी चाहिए। अगले दिन वो जियान के घर जाती है और उससे पूछती है, क्या तुमने मेरा प्यार इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी? वो बहुत अजीब अजीब बातें करने लगती है, जिससे जी थोड़ा नाराज हो जाता है। लेकिन वो कहता है, मैंने अपने प्यार का इजहार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर चेनियन बहुत खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर चेनियन इस सीन को अपनी कॉमिक में भी जोड़ देती है। इसके बाद हम लू चिंग को देखते हैं, जो जी के ख्यालों में खोई हुई थी और उसे बहुत याद कर रही थी। अगले दिन हम जी चू को देखते हैं, जो चेनियन की कंपनी में काम कर रही होती है। वो जोहने से कहती है कि जी की अब ठीक से कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पा रहा है और उसकी ड्राइंग का स्टाइल भी बहुत बदल गया है। वो इस बारे में चेनियन से भी बात करती है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जीक्यू उससे पूछती है, क्या जीकी को तुम्हारे और जियान के डेट करने के बारे में पता है? चेनियन पूछती है, इसका जीकी के काम से क्या संबंध है? तब वो कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता जीकी तुम्हें पसंद करता है? फिर हम जीकी को कॉमिक के लिए रोमांटिक सीन बनाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसे चिन्यान और जियान के किस करने वाला सीन याद आ जाता है और वो जलन महसूस करने लगता है। इसी वजह से वो ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाता। तभी उसे लू चिंग का मैसेज आता है, जिससे उसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। वो लू चिंग को एक वॉइस मैसेज भेजता है और पूछता है, क्या हम मिल सकते हैं? ये देखकर लू चिंग बहुत खुश हो जाती है और तुरंत उससे मिलने आ जाती है। लू चिंग कुकीज खा रही होती है, तभी जीकी उसके मुंह से एक कुकी ले लेता है, जिससे उसकी लिपस्टिक खराब हो जाती है। फिर लुइंग कहती है, मेरी लिपस्टिक लगा दो, लेकिन जीकी ऐसा नहीं कर पाता। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये देखकर लू चिंग उससे कहती है, तुम ऐसे काम क्यों करते हो जो तुम्हें तकलीफ देते हैं? वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाह रही है। तब लुइंग साफ साफ कहती है, जब तुम नहीं चाहते तो चिन्यान और जियान के रोमांटिक सीन क्यों ड्रॉ करते हो? जी सिकी कहता है, ये मेरा काम है। ये कहकर वो फिर से ड्रॉ करने लगता है। फिर लू चिंग उसे घर छोड़ने जाती है और समझाने की कोशिश करती है, तुम्हें इस हालत में कॉमिक नहीं बनानी चाहिए। इस पर जीकी कहता है, तुम्हें ये सब कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम भी मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती हो, वरना तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? लुइंग उससे कहती है, अगर मुझे सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना होता तो मेरी कंपनी में भी बहुत से हैंडसम कर्मचारी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन छोड़ो, तुम ये सब समझ नहीं पाओगे। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। जब जीकी घर पहुंचता है तो वहां चेनियन मौजूद होती है। वो उससे कहती है, हमने बहुत समय से साथ में डिनर नहीं किया है, तो आज क्यों ना हम साथ में डिनर करें? मैं हॉट पॉट बनाऊंगी। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। जीकी खुद को मजबूर करके बहुत मसालेदार हॉट पॉट खा रहा होता है, जबकि उसे मीठा खाना पसंद है। इस पर चेनियन भी वही बात कहती है, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो हम नहीं कर सकते। फिर वो कहती है, कभी कभी हमें चीजें साफ साफ कर लेनी चाहिए ताकि किसी को चोट न पहुंचे। जीसीआई कहता है, तुम इतनी गंभीर बातें क्यों कर रही हो? चेनियन कहती है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अब से तुम्हें मेरे लिए कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है आज से तुम्हें मेरे लिए कॉमिक बनाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जीकी बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर वो लू चिंग को फोन करती है और कहती है, कृपया जीकी का ख्याल रखना और उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करना। लियू चिंग कहती है, तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया। चिंग कहती है, अगर मैं और देर करती तो शायद वो खुद को संभाल नहीं पाता। जब लू चिंग अपने घर पहुंचती है तो जी सिकी उसके घर के बाहर बहुत उदास बैठा होता है। वो उसके पास जाती है, उसे दिलासा देती है और कहती है, तुम आज रात यहाँ रह सकते हो। ये कहकर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाली होती है, जी उसे पकड़ लेता है और दीवार के साथ लगा देता है। लियू चिंग कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। जी कहता है, मुझे पता है, मैं होश में हूँ और तुम लू चिंग हो। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। फिर हम चेनियन को देखते हैं, जो पिछली रात जियान के घर पर ही सो गई थी। जियान उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक लेकर आता है। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चेन बहुत नशे में थी और जी के लिए रो रही थी, क्योंकि उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। जियान उसे समझाता है कि उसने जो किया वो सही था। जी की और उसके भविष्य के लिए ऐसा करना जरूरी था। फिर हम लू चिंग को देखते हैं। जब वो उठती है तो देखती है कि जी ने उसके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। ये सब देखकर उसे समझ नहीं आता कि अचानक जीकी को क्या हो गया है। तभी जी सिकी उससे कहता है, आज से मैं तुम्हें डेट करूंगा। ये सुनकर लू चिंग बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करती। फिर हम चेन को देखते हैं, जो ऑफिस में लिली से मिलती है।
लिली उसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है और जियान के खिलाफ भड़काती है। वो कहती है वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर चेन भी जियान पर शक करने लगती है। इसलिए जब जियान उसे लंच के लिए ले जाता है तब भी चेन का वहां मन नहीं लगता। जी उससे कहता है कि वो जल्द ही एक बिजनेस मीटिंग के लिए अमेरिका जाने वाला है, इसलिए वो अभी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता है। अगले दिन चेन ऑफिस में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी जियान उसके केबिन में आता है। उसी समय उसे एक लड़की का फोन आता है जो उसे बेबी कहकर बुलाती है और कहती है मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाऊंगी। इस पर जियान कहता है चिंता मत करो, अमेरिका में हमारे पास साथ में समय बिताने के लिए बहुत समय होगा। ये सुनकर चेन सोचने लगती है जियान मुझे धोखा दे रहा है। फिर हम चेन को देखते हैं जो लगातार 3 दिनों से काम कर रही होती है, क्योंकि जियान के जाने के बाद वो बहुत परेशान थी। उसे इस हालत में देखकर शियाओजुई और जियो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। तब चेनियन उन्हें बताती है कि शायद जियान उसे धोखा दे रहा है। वो उस लड़की की वॉइस रिकॉर्डिंग का एक ग्राफ भी अपने साथ लाई होती है। शियाओजुई उसे छेड़ते हुए कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जबकि उसे सब कुछ पता होता है। फिर जीक्यू उसे सलाह देती है तुम्हें जियान को फोन करके इस बारे में पूछना चाहिए। इस पर केनियन कहती है मैंने कई बार फोन करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। ये सुनकर जीक्यू कहती है तो फिर जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर बेचारी केनियन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर हम लू चिंग को उसकी पार्टी में देखते हैं जहां जी बैठा हुआ उसे देख रहा होता है। वहां कुछ लड़के लू चिंग के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं, जिससे जी को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें मारने लगता है। ये देखकर कुछ लड़के जीकी को रोक लेते हैं। तभी लू चिंग उसके पास आती है और कहती है अगर वे मेरे बारे में बातें कर रहे थे तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें क्या समस्या है। जी सिकी कहता है मुझे इससे समस्या है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी सिकी को अपने लिए इतना ख्याल करते देखकर लू चिंग को बहुत अच्छा महसूस होता है। उधर शियाओई ने जियान को फोन करके चेन के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसे कितना बड़ा गलतफहमी हो गई है। इसीलिए जियान जल्दी ही अमेरिका से वापस आ जाता है। चेन उससे पूछती है तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, तुम तो अमेरिका में किसी खूबसूरत लड़की के साथ थे। जी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वहाँ किसी लड़की के साथ था। चेनियन कहती है मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए सुना था। जी कहता है ठीक है लो तुम भी उस लड़की से बात कर लो। ये कहकर वो उसे फोन लगाता है। तभी वो लड़की जियान से कहती है हनी तुम घर पहुंच गए ना। ये सुनकर चेनियन गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी जियान उसे बताता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है जो अमेरिका में रहती है। फिर जी अपनी माँ से चेनियन का परिचय करवाता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जब आप चीन आएंगी तो मैं आपसे इसकी मुलाकात जरूर करवाऊंगा। चेन कहती है शियाओजुई ने मुझे बताया था कि तुम अमेरिका में किसी लड़की को डेट कर रहे हो। जी समझाता है वो तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और उसी ने मुझे तुम्हारी गलतफहमी के बारे में बताया था ताकि हमारा रिश्ता खराब न हो जाए। फिर काफी देर तक ड्राइव करने के बाद जी उसे एक घर के पास ले जाता है और कहता है ये हमारी प्राइवेट जगह होगी जहां हम अपनी बहुत सारी यादें बनाएंगे। फिर वो उससे कहता है तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं और मैं बदल गया हूँ। अब बाकी फैसला तुम्हारा है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। ये सुनकर चियन उसे किस कर लेती है और कहती है अब क्या तुम्हें मेरा फैसला समझ में आ गया। इस पर जियान भी उसे किस करता है। फिर जी को लुइंग के ऑफिस में पता चलता है कि लू चिंग खुद कॉमिक्स नहीं लिखती, वो बस दूसरों से कॉमिक्स लिखवाती है और उसका क्रेडिट खुद ले लेती है। तब वो लू चिंग के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारे काम को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। लिू चिंग इसके लिए मान जाती है और उसे अपने घर आने का न्योता देती है। इधर जब चिन जागती है तो उसे पता चलता है कि इंटरनेट पर उसे बहुत ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि किसी ने ये अफवाह फैला दी है कि उसकी कॉमिक ड्रेस फॉर ब्यूटी ओरिजिनल नहीं है बल्कि एक चोरी किया हुआ काम है। जब जियान को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे ऑटोग्राफ सेशन में जाने से मना कर देता है, लेकिन चिन्यान कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है और मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। इधर जब लू चिंग और जी की साथ में काम करते हुए बातचीत कर रहे होते हैं तब जी की थंडर क्लाउड का जिक्र कर देता है जिससे लू चिंग फिर से गुस्सा हो जाती है। इधर जियान चिन से पूछता है कि उसके साथ पहले क्या हुआ था। तब चेनियन उसे अपनी कॉमिक थंडर क्लाउड और लुइंग के बारे में बताती है कि कैसे उसने उसके साथ धोखा किया था। उधर जब लुइंग गुस्सा हो जाती है तो जी उसे शांत कराने आता है। लुइंग बाथटब में बैठकर शराब पी रही होती है और वह जी को पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि लुइंग के पार्टनर शियाओली ने लू चिंग और चेन से साथ में काम करने के लिए कहा था। उधर दूसरी तरफ चेन भी जियान को अपनी कहानी बता रही होती है। कॉमिक पूरी होने के बाद उसे साल की बेस्ट कॉमिक का अवार्ड मिला था, लेकिन अवार्ड लेने के लिए लिू चिंग गई थी और उस पूरी कॉमिक में कहीं भी चेनियन का नाम नहीं था। असल में वो शियाओली के जाल में फंस गई थी
जब वो अपना फाइनल काम शियाओली को देने गई थी, तब शियाओली ने उसके लैपटॉप पर पानी गिरा दिया था और उसे ठीक कराने के बहाने अपने पास रख लिया था। उसने उससे उसका पासवर्ड भी ले लिया था। उधर चिन की परीक्षाएं आने वाली थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और सोशल मीडिया से दूर हो गई थी। लेकिन जब परीक्षाएं खत्म होने के बाद उसने सोशल मीडिया खोला तो उसे पता चला कि शियाओली और लू चिंग ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। दूसरी तरफ लू चिंग भी जी को यही सब बता रही होती है, लेकिन उसने कहानी ऐसे सुनाई जैसे केनियन ने उसके साथ धोखा किया हो और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया हो। लेकिन असल में न लुइंग की गलती थी और न ही केनियन की, ये सब शियाओली की ही चाल थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आज चेनियन का ऑटोग्राफ सेशन है जिसे जियान ने ही आयोजित किया था। वहाँ बहुत सारे लोग भी आते हैं जिससे चेनियन थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन जियान उसे हिम्मत देता है। वहाँ तिनेन से कई सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से एक सवाल का जवाब देते हुए चेनियन कहती है, ये कॉमिक मेरी असली जिंदगी पर आधारित है और इस कॉमिक में जो मिस्टर जी है वो असल जिंदगी में मेरे बॉयफ्रेंड है। तभी एक लड़की उससे पूछती है, क्या आप मिस्टर जी को यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकती हैं ताकि इंटरनेट पर फैल रही अफवाहें गलत साबित हो सके। लेकिन चिन्यान ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन सब चीजों का असर उसकी और जियान की जिंदगी पर पड़े। लेकिन तभी जियान वहां आ जाता है और सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो चिन का बॉयफ्रेंड है। जियान को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितना हैंडसम है। उनमें से एक महिला ये भी कहती है, आखिरकार इसने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। इसके बाद हम चेन और जियान को बात करते हुए देखते हैं। चेन बहुत परेशान थी क्योंकि अब जियान ने अपनी पहचान सबके सामने जाहिर कर दी थी, इसलिए वो सोच रही थी कि अब जियान को भी इंटरनेट पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जियान कहता है, अब मुझे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। वो उससे कुछ रोमांटिक बातें करता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी वहां आ जाता है और कहता है, हमारी कंपनी को आपकी कॉमिक बहुत पसंद आई है, इसलिए हम इसे एक एनिमे में बदलना चाहते हैं और हमारी कंपनी की बॉस आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर चेन बहुत खुश हो जाती है। जियान चेन से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जो आ जाती है और चेन को फैंस के साथ फोटो खिंचवाने के लिए ले जाती है। चेन जियान का धन्यवाद करती है कि उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया। फिर हम शियाओली और लू चिंग को देखते हैं जो उसी कंपनी की बॉस मिस पाई से मिलने आए हैं जिन्होंने केनियन की कॉमिक को एनिमे में बदलने का ऑफर दिया था। यहाँ शियाओली उनसे लू चिंग की मशहूर कॉमिक को एनिमे में बदलने के बारे में बात करता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है। लेकिन मिस पाई कहती है, हम पहले ही किसी और की कॉमिक चुन चुके हैं। शियाओली उन्हें और भी मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो मानती नहीं है। ये देखकर लू चिंग को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन जाते समय वो एक वेट्रेस से टकरा जाती है जो मिस पाई के लिए चाय लेकर आ रही थी। चाय गलती से उस पर गिर जाती है जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगली सुबह लू चिंग जी सिकी के घर आती है। वो उसे बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वो उसे गले लगा लेती है और उससे बातें करने लगती है। तभी मिस पाई वहां बाहर आती है। तब पता चलता है कि वो जियान और जी सिकी की माँ है। लेकिन वो लू चिंग के सामने खुद को जीकी की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने लगती है जिससे लू चिंग बहुत गुस्सा हो जाती है। वो जीकी से कहती है, तुम अपनी माँ की उम्र की महिला को कैसे डेट कर सकते हो? क्या तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? तब जीकी कहता है, अरे ये मेरी माँ है। उसी समय जियान भी चेनियन को वहां लेकर आता है और चेनियन को भी पता चल जाता है कि वो उनकी माँ है। अगले सीन में हम इन चारों को उनकी माँ के सामने खड़े देखते हैं। माँ इन चारों की जगह बदल देती है और कहती है, अब ये बिल्कुल सही है। जहाँ चेनियन जी सिकी के पास खड़ी थी वहां वे दोनों बराबर लग रहे थे और दूसरी तरफ जियान और लू चिंग भी एक दूसरे के बराबर लग रहे थे। माँ जी सिकी से कहती है, तुम्हें ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उन्हें सिर्फ लड़कों का फायदा उठाना आता है। लेकिन जी सिकी कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। ये कहकर वो लू चिंग के पास जाता है और सबको बताता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तिनियन भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं था। फिर माँ चेन को अपने पास बुलाती है और पूछती है, क्या तुम्हें जी पसंद है? इस पर वो कुछ नहीं कहती। तब माँ खुद ही कहती है, जीकी जरूर तुम्हें पसंद करता होगा। वो जीकी का हाथ पकड़कर चेनियन के हाथ में रख देती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक बहुत अच्छे कपल बनोगे। ये देखकर जियान और लुइंग दोनों कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तब माँ कहती है, तो तुम दोनों भी साथ में बहुत अच्छे लगते हो। इस पर वे दोनों फिर से कहते हैं, बिल्कुल नहीं। माँ फिर से जी सिकी से पूछती है, क्या तुम लू चिंग को ठीक से जानते हो? वो तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाना चाहती? लुइंग कहती है, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज है, लेकिन जीकी के लिए मेरा प्यार नकली नहीं है और इसे साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब माँ उन्हें एक कैमरा देती है और कहती है, तुम लोगों के पास 10 घंटे हैं। आज का एक व्लॉग बनाओ। जिस कपल का व्लॉग मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। फिर दोनों कपल व्लॉग बनाना शुरू करते हैं
और संयोग से एक ही जगह पर मिल जाते हैं। फिर वे सब साथ बैठकर कॉफी पीने लगते हैं, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता। तब चेन पूछती है, क्या तुम्हें सच में माँ का आशीर्वाद चाहिए? ये सुनकर लू चिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, क्या हम कपल नहीं लगते? इस पर जियान और चेन दोनों कहते हैं, नहीं। तब जी पूछता है, क्या तुम दोनों कपल लगते हो? जियान कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ शिनान ही मेरी पत्नी बनेगी। फिर वो जीकी को एक तरफ ले जाकर उससे बात करने लगता है। अब चिन और लू चिंग अकेले रह जाते हैं। तब चिन उससे रूखे तरीके से बात करती है। लुइंग कारण पूछती है। तब चेन कहती है, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूं? लू चिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसके साथ धोखा नहीं किया था, लेकिन चेन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और अपनी तरफ की कहानी बताने लगती है। दूसरी तरफ जियान जीकी को वो सब कुछ बता रहा होता है जो लू चिंग ने चेन के साथ किया था। इधर चेनियन की कहानी सुनने के बाद लू चिंग समझ जाती है कि ये सब शियाओली ने किया था। तब वो चेनियन से कहती है, जब तक मैं इस मामले को पूरी तरह सुलझा नहीं देती तब तक तुम जीकी को इसके बारे में मत बताना। फिर वो शियाओली के पास जाती है और उससे पूछती है, तुमने चेनियन के साथ धोखा क्यों किया? शियाओली कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि अगर वो मशहूर हो जाती तो तुम्हारा क्या होता? और फिर कहता है, जो कुछ पहले हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन लुइंग इसके लिए तैयार नहीं होती और बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, मैं हमारी पार्टनरशिप खत्म कर रही हूँ। फिर वो वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही जीकी उससे पूछता है, चिन के साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा भी हाथ था? तब लू चिंग कहती है, अगर मैं कहूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? लेकिन वह इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। तब लू चिंग पूछती है, क्या अब तुम चेनियन के पास जाओगे? और तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए मैंने ही चेनियन से कहा था। ये सुनकर जी को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन लुइंग रोते हुए हंसने लगती है, क्योंकि अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन अगले दिन जी सिकी उसके लिए एक वॉइस रिकॉर्डर लेकर आता है। उसमें चेनियन की आवाज होती है, जिसमें वो लू चिंग से कह रही होती है कि वो सारी पुरानी बातें भूल जाए और एक नई शुरुआत करे, क्योंकि लू चिंग इतने सालों से इस बात के लिए बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी। ये सुनकर लू चिंग को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो कई सालों से अपराध बोध था वो अब खत्म हो चुका था। फिर हम चेनियन को देखते हैं जो जियान के कुत्ते के साथ बाहर होती है। तभी वो कुत्ता एक आदमी के पास भाग कर जाता है जो उस फिल्म का लीड एक्टर होता है जो केनियन की कॉमिक पर बन रही थी। वो आदमी कहता है कि वो इस कुत्ते का पुराना मालिक है और वो चेनियन के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है। वो ये भी कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ताकि इस कॉमिक की कहानी को अच्छे से समझ सकूं। लेकिन चेन साफ मना कर देती है। तब वो दूसरा तरीका अपनाता है और कहता है, मैं इस कुत्ते का पुराना मालिक हूँ, इसलिए मैं इसे मिलने आता रहूंगा। इस बात के लिए चेनियन उसे मना नहीं कर पाती। इधर जब जी ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि लू चिंग ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं और अब वो थंडर क्लाउड कॉमिक को ही आगे जारी रखने वाली है। लेकिन शियाओली जीकी से कहता है, लू चिंग की जगह अब तुम उसके सारे प्रोजेक्ट्स जारी रखोगे, और अगर जीकी ऐसा नहीं करता तो शियाओली उसका पूरा करियर बर्बाद कर देगा। इसलिए जीकी उसकी बात मान लेता है और लू चिंग को बताए बिना पूरी रात उसके प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगता है। जब लू चिंग को पता चलता है कि शियाओली जी से उसके कैंसिल किए हुए प्रोजेक्ट्स पर काम करवा रहा है तो वो जी को कमरे में बंद कर देती है और खुद शियाओली से बात करने चली जाती है। इसी बीच उस कॉमिक का लीड एक्टर चेन के साथ बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने लगता है और बार बार उसके करीब आने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो ऑफिस में भी आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी जो सिन वहां आ जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो अपना चेहरा छिपाकर वहां से चला जाता है। लुइंग शियाओली से कहती है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, क्योंकि अब मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहती। इस पर शियाओली उसे धमकी देता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी पूरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगा। लुइंग कहती है, तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। ये कहकर वो बाहर आ जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जीकी से होती है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर चेनियन ऑफिस में होती है। तभी वही आदमी फिर से उसके पास आता है और उससे फिल्म में फीमेल लीड का रोल निभाने के लिए कहता है, लेकिन चेनियन मना कर देती है। तब वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी जियान वहां आ जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि वह उनके कुत्ते का पुराना मालिक नहीं है, वो सिर्फ इस बहाने से चेन के करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है तो वो वहां से चला जाता है। फिर हम जियान और चेनियन को देखते हैं जो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं। वहां जाकर वे अपनी शादी रजिस्टर करवा लेते हैं। दूसरी तरफ हम लू चिंग को देखते हैं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर थंडर क्लाउड कॉमिक की पूरी सच्चाई बता देती है। ऐसा करके उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अब उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं था। इसके बाद वो जीकी से कहती है,
मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। इस पर जीकी कहता है, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। फिर वे दोनों साइकिल से एक लंबी यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम जियान और चेनियन को देखते हैं। आज जियान कुछ ज्यादा ही रोमांटिक था। उसने चेनियन के माता पिता से उनकी शादी के लिए अनुमति भी ले ली थी। तभी चेन को जो शीन का फोन आता है और वो कहती है, ऑफिस आ जाओ। वहां जाकर चेनियन लू चिंग की पोस्ट देखती है और उसके समर्थन में एक पोस्ट कर देती है। वो लिखती है कि इसमें लू चिंग की कोई गलती नहीं थी। बड़े बड़े लोग और सेलिब्रिटीज भी उसकी पोस्ट को सपोर्ट करने लगते हैं। उसके फॉलोअर्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन चेन को पता था कि ये सब जियान ने किया है। सब कुछ ठीक होने के बाद जियान चेन के पास आता है और उससे उनकी शादी और हनीमून के बारे में बात करने लगता है। फिर वे दोनों दादाजी के पास जाते हैं। तभी उनकी माँ भी वहां आ जाती है, जो तलाक के बाद पहली बार यहाँ आई थी। दादाजी कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ को भी बुलाया था और लू चिंग और जी को भी बुलाया था, लेकिन पता नहीं वे अभी तक क्यों नहीं आए। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वे दोनों बहुत बुरी हालत में वहां पहुंचे हैं। वे उनसे पूछते हैं कि उनकी ये हालत कैसे हुई। तब वे बताते हैं, हम दोनों साइकिल से एक लंबी यात्रा पर गए थे, लेकिन रास्ते में हमारा फोन और पैसे गिर गए। हमारी साइकिल का टायर भी पंक्चर हो गया और फिर एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, जिसकी वजह से हमें बहुत दूर तक भागना पड़ा। ये सब सुनकर जियान जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वे चारों अंदर आते हैं, जहां माँ उनसे कहती है, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि माँ उसी पापा से दोबारा शादी करने वाली है, जिनसे उन्होंने पहले तलाक लिया था। फिर हम देखते हैं कि उनकी शादी का दिन भी आ जाता है, जहां जी सिकी और लू चिंग भी कपल की तरह तैयार होकर आए होते हैं और माँ भी तैयार होकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है, जो अभी तक नहीं आए थे। तभी वो दौड़ते हुए फूल लेकर वहां पहुंचते हैं। दूसरी तरफ हम चेनियन को देखते हैं, जो आज अपनी कॉमिक का हैप्पी एंडिंग लिख रही होती है, जिसमें वह और जियान शादी कर लेते हैं। उसके ऑफिस के लोग भी उसे इस हैप्पी एंडिंग के लिए बधाई देते हैं। फिर वो जल्दी से अपनी शादी के लिए भागती है, तैयार होती है और जियान के बारे में पूछती है। तभी एक महिला उसे जियान की तरफ से एक चिट्ठी देती है। उस चिट्ठी में जियान ने लिखा होता है, आज से ठीक 100 दिन बाद हम शादी करेंगे और आज वही आखिरी दिन है। ये पढ़कर चेन को पता चलता है कि जियान उसे बहुत लंबे समय से पसंद करता था। तभी जियान वहां आता है और उसकी उंगली में अंगूठी पहना देता है। फिर वो एक घुटने पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। चिन तुरंत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी तरह उनकी शादी भी हो जाती है और इसी खुशहाल अंत के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।